हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डी एन एफ ब्लॉक की जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है वो सारी आपसे डिस्कस कर ली, क्वेश्चंस भी किए थे ड्यूरिंग द लेक्चर्स। आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं नीट एग्ज़ाम पैटर्न के, जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चंस ही सफिशिएंट नहीं है, आपको और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, बट हाँ एक रफ स्केच आपको मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। क्लियर? यस सर। चलो स्टार्ट कर लें क्वेश्चन आंसर राउंड को। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो तो एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, ज़्यादा टफ नहीं। कभी कभी बच्चे डिमांड करते हैं सर टफ क्वेश्चन। बच्चों टफ और सिंपल कुछ नहीं होता, आपसे बन गया तो सिंपल, नहीं बना तो टफ। बात तो यही है बच्चों। कभी कभी बच्चे ये नहीं समझते, बच्चों को लगता है सर टफ कुछ नहीं होता। टफ और सिंपल की कोई बात नहीं, पैरामीटर होता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल किस तरह की है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑफ डी ब्लॉक हैज D0 कॉन्फ़िगरेशन। कितनी बार कराया D0 कॉन्फ़िगरेशन। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर याद कर लो अप टू 30 तक कम से कम। Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +7। Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। बहुत अच्छी बात है। क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे बच्चों? +6। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24। टिटेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? 4। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 22। ठीक है। कहता है 3D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके केस में है? आपको पता है अगर Mn की जनरल की बात करूं तो हम लोग क्या लिखते हैं, जल्दी बता दो। आर्गन 3d5 4s2। ये Mn का होता है जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। जब वो +7 में होता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने? 7, यानी ये पूरा गायब हो गया। तो बना क्या बच्चों? आर्गन 3d0 बन गया क्या? बिल्कुल। अब क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम का हम लोग किस तरह से लिखते हैं बच्चों? आर्गन 3d5 एंड 4s1 लिखते हैं क्या? बिल्कुल। चलो अब आपको पता है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस यानी 6 लूज कर दिए, तो क्या लिखेंगे? आर्गन 3d0। बहुत अच्छी बात है। टिटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, क्या लिखेंगे? आर्गन 3d2 4s2। +4 है, चारों लूज कर दिया तो क्या आ जाएगा? आर्गन 3d0 आएगा क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि तीनों में ही 3d0 है। और आपको पता अगर इस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो जो अगर ये कंपाउंड गलती से बना दिए और बनाएंगे डेफिनेटली, तो वो कंपाउंड जो होगा कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस, क्योंकि आपको पता है डी ट्रांजिशन नहीं होगा, नो डी ट्रांजिशन। इसीलिए KMO4 में Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7। उसके बाद K2Cr2O7 में क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +6। यानी ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? सर क्या बात कर रहे हो, ये कलरलेस नहीं होते, कलर्ड होते हैं। तो अभी तो आप कह रहे थे 3d0 है तो नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं। कोई बात नहीं, एक और चीज़ें होती हैं। KMnO4 K2Cr2 का चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा याद रखना। ये कलर्ड इसलिए होते हैं कि सिर्फ डी ट्रांजिशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, T2G से EG में चला जाना, मूवमेंट होना, तब भी होता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर समझोगे तभी क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल से दैट इज D इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। चलो रब कर दूं? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक डज नॉट कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक का कौन सा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन नहीं करता, बता सकते हो? आपको पता है टोटल कितने ग्रुप ब्लॉक सीरीज होती है इसमें? 3D सीरीज, 4D सीरीज,
5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। होता है क्या? बिल्कुल। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? आपको पता है डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें से आपको पता है पार्शियली फिल्ड कितने होते हैं? 36 एलिमेंट जो होते हैं उनके पास क्या होता है? पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होता है। पार्शियली फिल्ड डी सबसेल हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगेन आई एम टेलिंग 36 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होता है। रेस्ट जो 4 एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक के तो हैं, लेकिन इनमें पार्शियली फिल्ड नहीं, कंप्लीटली फिल्ड होता है। कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो अब उसी में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक डज नॉट कंटेन ट्रांजिशन मेल। ये जो 4 एलिमेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ये क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल होता है। यानी हर एक सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। यानी जैसे ये Zn 3D10 4s2, उसके बाद 4D सीरीज़ का Y से स्टार्ट हुआ और कहाँ चला गया? CD, इसका हो जाएगा 4D10 5s2, कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद HG का क्या हो जाएगा? 5D10 6s2, उसके बाद 6D में आ जाएगा CN, इसका हो जाएगा 6D10 7s2। खैर इसमें तो रेडियो एक्टिव नेचर होता है तो 3 ही जनरली देखते हैं, Zn CD HG, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पहला होता है उसका ग्रुप होता है 3, जो लास्ट होता है उसका ग्रुप क्या होता है? 12। यानी समझ में आ चुका कि ग्रुप 12 में कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एंड ग्रुप 12 कंटेन्स Zn CD HG और CN। दिस इज़ द केस। समझ में आ चुका? घुमा फिरा के बताया लेकिन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो व्हाट इज़ द आंसर? ग्रुप 12। क्वेश्चन नंबर 2 का हम कह सकते हैं ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। या चलो मैं इसको रब करता हूँ बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, Which oxide of first transition series is not amphoteric in nature? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको पता है कौन कौन आते हैं? बिल्कुल सर, स्कैंडियम आते हैं, टिटानियम आते हैं, वेनेडियम आते हैं, क्रोमियम आते हैं, Mn, आयरन, सो ऑन। आपको पता है वेनेडियम के ऑक्साइड V2O5, इसमें एम्पोथरिक नेचर है। मीन्स ये क्या होगा? ये एसिड जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस जैसा भी, यानी ये एसिड के साथ कंबाइन कर सकता है और बेस के साथ भी। ये ड्यूरिंग लेक्चर बताया था मैंने। उसके बाद Zno को तो एग्जाम्पल आपको हर जगह मिल जाएगा। Zn से बनने वाला Zno आपको पता है एसिड के साथ, यानी ये HCl के साथ भी ट्रीट कर सकता है, NaOH के साथ भी ट्रीट कर सकता है, याद है? यस, Na2 ZnO2 एंड ZnCl2। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका आता है Cr2O3, क्रोमियम के ऑक्साइड भी Cr2O3, ये भी आपका क्या है? एम्पोथरिक, यानी एसिड और बेस जैसा बिहेव करता है। कौन कौन से होते हैं एम्पोथरिक ऑक्साइड? ये भी मैंने आपको बताया था। सिर्फ किसके नहीं होते? स्कैंडियम डाइस्कैंडियम ट्राइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं सर, यानी ये एसिड और बेस जैसा बिहेव नहीं करता। और अगर मेटल के ऑक्साइड हैं तो इसमें बेसिक नेचर होता है, ना कि एसिडिक नेचर, याद रखना। इनके ऑक्साइड में क्या होता है? बेसिक नेचर होता है, ना कि एसिडिक नेचर। तो स्कैंडियम Sc2O3 ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका जो है एम्पोथरिक नहीं है, बाकी सारे में एम्पोथरिक नेचर है। V2O5 हो, Zno हो, Cr2O3 हो, दिस ऑल आर एम्पोथरिक ऑक्साइड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट इट। चलो पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। आयनिक साइज, निकल की बात करूँ, Mn, Fe, CO
और Ni। याद करो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज़ क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। एटॉमिक साइज़ की बात करूं, क्यों? क्योंकि आपको डी का जो होता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। डी की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है? पुअर, जिसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, जिससे क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस इजीली खींच लेता है। तो जैसे हम स्कैंडियम के से उसका टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम जाएंगे तो क्रोमियम तक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज। फिर Mn से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट साइज़ इक्वल होने लगता है। क्यों ऐसा होने लगता है? क्यों भैया? क्योंकि जो ऑलमोस्ट यानी इधर से इधर डिक्रीज ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो निकेल का साइज जो होता है छोटा, देन कोबाल्ट, देन Fe, देन Mn, ठीक है। मैंने क्या बोला, साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका सेल्डिंग इफेक्ट है, पुअर स्क्रीनिंग, ठीक है, उसको फाइनली नलीफाई कर देता है, क्योंकि बार बार जो इलेक्ट्रॉन एड ऑन होता जाता है तो ऑलमोस्ट ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। फिर Zn में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि Zn में जो है रिपल्सन होने लगता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। क्लियर टू यू? तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो डेफिनेटली है कि आयनिक साइज भी डिक्रीज करेगा डाउन द अलोंग द पीरियड। तो आयनिक साइज का Ni2+, CO2+, Fe2+ और Mn2+, this is the order, and again Ni2+, CO2+, Fe2+ and Mn2+, यानी आयनिक साइज, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी n की वैल्यू, उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू, सबको पता है, √n+2 BM, बोर मैग्नेटॉन। क्या बोला मैंने? √n+2 बोर मैग्नेटॉन। चलो, अगर मैं वेनेडियम 2+ की बात कर लूँ, वेनेडियम 2+, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बता दो। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d3 4s2। 2+ मतलब ये निकल गया, बचा 3d3। 3d3 मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 ही तो होते हैं, बिल्कुल। यानी इसके पास कितने बचे? 1, 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो वेनेडियम 2+ का क्या हो जाएगा? 3 + 2 Bm, यानी क्या हो जाएगा बच्चों? √15 Bm आ गया, √15 Bm। चलो, उसके बाद आपका आता है क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ की बात करूं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। लिखते हैं हम लोग 3d5 4s1, 2 निकल गया तो बचा क्या? 3d4, है ना। अगर 2+ की बात करें तो 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचा, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 4। तो √n यानी 4 + 2 Bm, तो कितना हो जाएगा? √24 Bm। आ गया? बिल्कुल 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 समझ में आ चुका है। चलो, अब मैं बात करूँ Mn2+ की। ध्यान देना, Mn2+ का एटॉमिक नंबर होता है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s2, यानी 2+ में चला जाएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगा? 3d5, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके होंगे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 5। तो भैया क्या हो जाएगा? √n+2 5 + 2 Bm, यही होगा, बिल्कुल जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? √35 Bm। आ गया? बिल्कुल। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा Fe2+। Fe2+ का क्या होता है? 26, यानी ये हो जाएगा 3d6 4s2। क्लियर टू यू? यस। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो बचेगा 3d6। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए? अनपेयर्ड 4, यही मिस्टेक कर गया बच्चा, 4 बच गए। म्यू इज इक्वल टू √4, क्योंकि जब हम फ्लो में बनाते रहते हैं ना बच्चों, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे 6 है तो 6 लिख दिया। नहीं भैया, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है ना, ये तो जानते हो आप लोग, बस हाँ मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, कन्फ्यूजिंग कर देते हैं। 3 4 5 1 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 ही तो हैं, बिल्कुल। 4 + 2 यानी √24 Bm। आ गया समझ में? यस, √24 Bm हो जाएंगे, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा? Mn तक तो सही था,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ Fe बाद में आता और Mn, यानी क्रोमियम और क्रोमियम 2+ का कितना था, हाँ क्रोमियम का और उसका सेम था, यानी ये गलत ऑर्डर है। तो अब ज़्यादा चेक करने की तो ज़रूरत नहीं है, यही पता चल गया कि बोलता है करेक्ट ऑर्डर क्यों कौन सा है, यानी आंसर तो सी होगा, क्योंकि नीट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलो फिर भी और भी अगर चेक करना चाहते हो तो देख लो भैया। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगा तो आपको पता है कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा +7 होता है, तो बिल्कुल सही है। स्कैंडियम का ज़्यादा नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता, उसके बाद टिटानियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद Mn, तो ये भी सही है। ऊपर वाला अगर बात करें तो स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, आपको पता है अगर डाउन द ग्रुप, जैसे अगर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का ज़्यादा एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी होता है, और उसको डिसाइड कौन करता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उस जगह पे कितनी नेगेटिव, लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो उस आयन की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी। उसको कौन डिसाइड करता है ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता रखा है लेक्चर में। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, कौन सा आंसर इसमें सही है, जो अकॉर्डिंग गलत है, मतलब कहता है डज नॉट रिप्रेजेंट, दैट इज सी। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन Fe एज वेल एज Cr। कहता है कौन, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। ये पायरोलिसाइड, चैलेकोपायराइड, क्रोमाइट, क्रोमाइट और में क्या होता है FeO × Cr2O3, यानी क्रोमाइट और जो होता है वो आपका क्या होता है, इसमें जो होता है आपका Fe भी है और क्या है आपका Cr भी है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? मेटल ऑफ फर्स्ट रो ऑफ डी ब्लॉक विच हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है कि द मिनिमम एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तब जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है वो उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। जब जनरली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, देयर बिकॉज देयर इज अ रिलीज इन एनर्जी। रिलीज इन एनर्जी के लिए डेल्टा एच हमेशा क्या लिखते हैं, नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव होता है, कहीं कहीं पॉजिटिव भी होता है। तो अब ये कहता है कि किस जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव होगा, जब वो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। और जनरली अल्कली मेटल की बात करो, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करो, या जिसके हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उस केस में, या नोबल गैस की बात करो, इनकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहते। लेते कौन है, नॉन मेटल, इसलिए नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब बोलता है इन सब मेटल में किसका जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। देखो, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम के केस में मैं देखता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 है। उसके बाद अगर मैं आयरन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। उसके बाद अगर मैं Mn की बात करता हूं बच्चा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। और अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। अब देखो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एक हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्रोमियम और Fe भी मेटल है, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ होगी, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा इन द सेंस नेगेटिव जोन की तरफ जाना। जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब वो ज्यादा होता है। नेगेटिव सिंबलाइज करता है दैट कि प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, जस्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस और कुछ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, Mn एंड Zn। कहां Mn एंड Zn, Mn 2 और 4। सो आंसर विल बी 2 एंड 4। 6 का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया बिल्कुल सर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा, चलो रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चों।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोपिक सिंबल ऑफ यूरेनियम। ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो। आपको पता है यूरेनियम क्या होता है, दो आइसोटोपिक फॉर्म में रहता है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। ठीक है, तो यानी ये दोनों तो सही हैं। तीसरा क्या है भैया, 235, ऊपर का तो चलो सही है लेकिन एटॉमिक नंबर 90 है, तो आइसोटोप तो नहीं है। ये जो 90 एटॉमिक नंबर होता है ये एक्चुअली होता है बच्चों थोरियम का। किसका होता है, थोरियम, जानते हो ना, यस। चलो, यानी कौन सा आंसर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सी। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं सर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात, रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। मोनाजाइट, मोनाजाइट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। थोरियम THO2 होता है ना, यानी बिल्कुल। और पिंच ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है, U3O4। ठीक है, और क्या है, स्फेलेराइट। स्फेलेराइट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS। यानी ये तीनों बिल्कुल ही सही है। यानी मोनाजाइट क्या है, ओर है थोरियम का, बिल्कुल सही। पिंच ब्लेड भी ओर है यूरेनियम का, और स्फेलेराइट जो है ओर है जिंक का, यानी तीनों ही सही हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दो। आंसर इज डी। फिर से बता दूं, मोनाजाइट का फॉर्मूला THO2, देन पिंच ब्लेड का फॉर्मूला U3O4। ठीक है, इसको U3O4 नहीं, U3O8, और स्फेलेराइट का फॉर्मूला आपका होता है ZnS। मैं लिख देता हूँ नहीं तो भूल जाओगे। THO2, ठीक है, U3O8 और हो जाएगा आपका ZnS। आ गया समझ में, बिल्कुल। यानी ये करेक्ट मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग लिखेंगे डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। अच्छा, लैंथेनाइड इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ +2 आयन। एक चीज मैं आपको बता दूं, जनरली जो लैंथेनाइड सीरीज की बात करते हैं 58 से स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल। चलो, इसके यानी 4F वाला सीरीज है, ठीक है। चलो, इस सीरीज में जिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, लेकिन बहुत जगह +2 और +4 भी शो कर सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं कहां हो सकता है, जैसे अगर मैंने लिख दिया जेनन 4F7, ये प्रिडिक्शन की बात है समझ के, 6s2, आपको पता है ये दो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिलीज हो जाएंगे, बहुत इजीली रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि ये हाफ फील्ड में आ जाता है, तो ये रिलीज हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना बहुत आसान है। जैसे इस वाले में देखो 3 बचे, +3 ज़्यादा आएगा, इस वाले में देखो +3 ज़्यादा आएगा, इस वाले में भी देखो +3 ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5D के पास भी है, लेकिन इस जगह पे 5D नहीं है, जल्दी 6s2 है, तो सीधा हो जाएगा क्या, +2। सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +2 को शो करेगा, दैट इज 9 का, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज सी। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सेलेक्ट द पेयर इन विच द एलिमेंट इज नॉट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ये खुद ही बताओ। आपको पता है जिरकोनियम हाफनियम, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, निबोडियम के केस में, ठीक है, देन मोलिब्डेनम और टंगस्टन के केस में, ठीक है। और लेकिन टिटेनियम और जिरकोनियम की अगर बात करें तो टिटेनियम कौन सा सीरीज है, 3D, और जिरकोनियम कौन सा सीरीज है बच्चों, 4D सीरीज है। और ये हाफनियम इस सीरीज में आता है। यहाँ तो आपका लैंथेनाइट कंट्रैक्शंस के चलते ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी कंट्रैक्शन नहीं होता, यानी जब 3D से 4D की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, जिरकोनियम का साइज टिटेनियम से ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ कोई प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए थे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ताकि आपका एक बार बेसिक लेवल बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जब आपका बेसिक लेवल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ना बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे बन नहीं सकता। एक बार रिव्यू कर लें, बिल्कुल सर एक बार रिव्यू कर लो, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर था, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या था, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रुप 12, क्योंकि टोटल 36
ट्रांजिशन मेटल, और 4 जो रेस्ट बचा वो क्या ग्रुप 12 में आते हैं। उसके बाद कौन नहीं होता, SC2O3 जो कि आपका एम्पोथेरिक ऑक्साइड नहीं है। उसके बाद इसमें कौन सा गलत था सर, पैरामैग्नेटिक का जो बिहेवियर था वो रॉन्ग था, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ क्रोमाइट और, जिसमें Fe और Cr हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, Mn और Zn, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या बताया था, सी, ये सिंबल नहीं होता, बाकी ऊपर वाले दोनों तो आप जानते ही होता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बिल्कुल सही है, सबके साथ मिला हुआ है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3, लेकिन +2 और +4 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पता है टिटेनियम और जिरकोनियम 3D एंड 4D, 3D एंड 4D सीरीज में कोई लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन नहीं होता, जिसके चलते इनके साइज में वेरिएशन होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप मीजो के वेबसाइट में आ जाओ, आप अपने क्वेश्चन पुटअप करो। देखो ये सिर्फ 10 क्वेश्चन ही इनफ नहीं है बच्चों, इन क्वेश्चनों को आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे KMnO4 का प्रिपरेशन, K2Cr2 का प्रिपरेशन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, इन सब क्वेश्चनों को अगर आप सही तरीके से करोगे तब आपका एक ओवरऑल आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर बच्चों? तो चलो आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।